नमस्कार दोस्तों। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान जो नया पैटर्न चला है एनसीईआरटी के बेस पे। इसमें क्या है कि प्रथम जो अध्याय है भाग 1 का, इसमें देखिए 3 किताबें चलती हैं। तो इसका पहला भाग का चैप्टर फर्स्ट है, ये क्या कब कहाँ और कैसे। देखिए इसमें बताया गया है कि एशिया महाद्वीप के जो दक्षिण में हमारा देश भारत स्थित है। भारत और उसके पड़ोसी देश क्या है कि ये 3 तरफ से घिरा हुआ है। एक तरफ से पहाड़ से और 2 तरफ से समुद्र से। ठीक है, और यहाँ की जो भौगोलिक और सांस्कृतिक विशेषताएं एक ही क्षेत्र की एक जैसी समानता होने के कारण इसको भारतीय उपमहाद्वीप भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भारत है इसके उत्तर में, अर्थात आप भारत के उत्तर में जाएंगे तो आपको यहाँ से जो हिमालय पर्वत प्रारंभ होता है, यहाँ से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों तक, इस प्रकार से ये लगभग 2500 किलोमीटर धनुषाकार आकृति का हिमालय पर्वत है जो भारत को एक तरफ से घेरता है। ठीक है, दूसरी तरफ क्या होता है कि अरब सागर स्थित है और जो कि पश्चिम में स्थित है भारत के, और इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। तो ये इस प्रकार से 3 तरफ से समुद्र से घिरा होने के कारण भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। इसमें केवल भारत ही नहीं बल्कि भारत के पड़ोसी देश भी आते हैं। ये देखिए, ये पाकिस्तान है और ये नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। मुख्य रूप से ये जो क्षेत्र है ये पूरा भारतीय उपमहाद्वीप कहलाता है। इसमें क्या है कि यहाँ की जो भौगोलिक जो विशेषताएं हैं लगभग समान है, इसलिए इसको भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे जो भारत के उत्तर पश्चिम में जो देश है पाकिस्तान, इसमें देखिए कुछ पहाड़ियों के बारे में बताया गया है। एक तो सुलेमान और किरथर पहाड़ी। देखिए सुलेमान और किरथर पहाड़ी, ये सुलेमान और ये किरथर पहाड़ी। देखिए यहाँ सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती है इसी क्षेत्र में ही की गई थी, और जो चावल की खेती है वो विंध्य जो पहाड़ियाँ हैं, विंध्याचल की जो पहाड़ियाँ हैं, ये देखिए मध्य भारत के लगभग बीच में ये विंध्य की पहाड़ियाँ हैं, इनके उत्तर में चावल की खेती की गई थी। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और है, इस मैप में आपको भारत की और भारतीय उपमहाद्वीप की जो प्रमुख नदियाँ हैं उनके बारे में बताया गया है। जैसे आप ये देखेंगे, ये इधर सिंधु नदी निकल कर आ रही है जो पाकिस्तान के लगभग मध्य से बहती है। इसमें झेलम, चेनाब, रावी और सतलुज और व्यास ये नदियाँ शामिल होती हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान से काबुल नदी भी इसमें आकर मिल जाती है। और भारत में जो प्रमुख नदियाँ हैं जो हिमालय से ही निकलती है, सिंधु भी हिमालय से निकलती है और जो प्रमुख भारत की नदियाँ वो भी हिमालय से निकलती है, जैसे गंगा है, यमुना है। इसके अलावा और भी बहुत सारी नदियाँ हैं जो हिमालय से निकलती हैं। कुछ भारत के पहाड़ी क्षेत्रों से भी निकलती है जो मध्य में है स्थित है, कुछ पठारी भाग से भी निकलती है, जैसे चंबल है। ये मध्य भारत की प्रमुख नदी है। नर्मदा है, सोन है, ताप्ती है, गोदावरी, दक्कन, कृष्णा नदी, ये भी भारत की प्रमुख नदियाँ स्थित है। देखिए अब है देश का, जो हमारे देश का जो नाम है ये इंडिया या भारत क्यों पड़ा। देखिए इसमें क्या है कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानियों तथा यूनानियों ने, अर्थात ईरान और यूनान जो देश से लोग आए थे, उन्होंने सिंधु नदी जो थी उसको हिंदोस अथवा इंदोस नदी कहा। ठीक है, इसलिए इंदोस से ही इन्होंने इसका नाम इंडिया निकाला। और भारत का प्रयोग क्या है कि उत्तर पश्चिम में जो रहने वाले लोग थे उनके एक समूह के लिए किया जाता था। भारत के उत्तर पश्चिम में जो रहते थे, यानी इस क्षेत्र में जो लोग रहते थे उनमें जो लोग रहते थे उनको भरत कहा जाता था। भरत से ही इसका भारत नाम पड़ा है इस देश का। और इसका उल्लेख ऋग्वेद संहिता में भी है। जो 4 वेद है उनमें प्रमुख वेद ऋग्वेद प्रथम वेद है, उसमें ऋग्वेद में भी है। और इंडिया जो ईरान से और यूनान से जो लोग आए थे, ठीक है,
उन्होंने जो सिंधु नदी के इस तरफ, ये जो सिंधु नदी है इसके इस तरफ रहने वाले लोगों को ही हिंदोस या इंडस के नाम पर इंडिया नाम निकाला देश का। ठीक है। अब है पांडुलिपि किसे कहते हैं। देखिए, पांडुलिपि हाथ से लिखी होने के कारण पुरानी जो पुस्तकें होती है उनको पांडुलिपि कहते हैं। इसके लिए अंग्रेजी में एक मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द प्रयोग में किया जाता है। इंग्लिश में बोलेंगे पांडुलिपि को मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है। और ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द है ये लैटिन भाषा के मेनू से निकला है। लैटिन भाषा का जो शब्द है वो है मेनू। मेनू, और जिसका तात्पर्य क्या होता है, हाथ। ठीक है। ये लैटिन वर्ड है और जिसका तात्पर्य क्या होता है, हाथ होता है। ठीक है। इसीलिए इनको मैन्यूस्क्रिप्ट या पांडुलिपि कहते हैं। ये पांडुलिपियां प्राय जो है ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। यानी जो पेड़ है वो हिमालय में मिलता था, एक उसका नाम था भुर्ज। उस भुर्ज की छाल से जो भोजपत्र तैयार किया जाता था उस पर लिखी जाती थी। आज भी हमारे देश में कुछ मंदिरों वगैरह में मिलती है, क्योंकि पहले लोग सुरक्षित स्थान मंदिर को मानते थे। ठीक है। और कुछ नष्ट भी हो गई हैं, कुछ कीड़ों के द्वारा खा ली जाती है या नष्ट कर दी जाती है। देखिए, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, इतिहास और तिथियां। देखिए, इतिहास और तिथियां अंग्रेजी में जब हम कोई सन वगैरह लिखते हैं तो बीसी लिखते हैं। कोई भी सन लिखा उसके आगे बीसी लिखा। और हिंदी में क्या लिखेंगे, इस ईपू यानी ईसा पूर्व। हिंदी में ईसा पूर्व और बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट। ठीक है। यानी ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की बात है। देखिए, कभी कभी हिंदी में ई भी लिखा मिलता है और इंग्लिश में मिलता है एडी। ठीक है। एडी का मतलब क्या होता है, एनो डोमिनो। एडी का क्या मतलब होता है, एनो डोमिनी। डोमिनी, एनो डोमिनी। ठीक है। ये भी लैटिन शब्दों से बना है जिसका तात्पर्य होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। एडी यानी ईसा मसीह के जन्म से। एडी यानी ईसा मसीह के जन्म से। देखिए, कभी कभी एडी की जगह सीई, सीई यानी कॉमन एरा। सीई यानी कॉमन एरा। और कई बार क्या होता है कि सी ई की जगह बी सी ई भी मिलता है। सी ई की जगह बी सी ई भी मिलता है। सी ई की जगह क्या मिलेगा, बी सी ई। बी सी ई, बी सी ई यानी बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा का प्रयोग होता है। ये तिथियां लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है इनको। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ मेरी पढ़ाई भी समझ में आ गई होंगी। देखिए, मैंने 5-6 पेज के चैप्टर को मैंने आपको 2-3 पेज में समझाने की कोशिश की है, ताकि आप इन्हीं चीज़ों को पढ़ सकें, समझ सकें, अनावश्यक आपका समय वेस्ट नहीं हो। बिल्कुल शॉर्ट में चीज़ें बताई गई हैं आपको। इस वीडियो को 2-3 बार देखना ताकि आपको ये चीज़ याद हो जाए। धन्यवाद।